हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथड्स और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स इन रिसर्च। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है रिसर्च मेथड्स और सब्जेक्ट कोड है MPC 005। तो आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्ट इन रिसर्च और हम पढ़ेंगे ब्लॉक 1 का यूनिट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट एक्चुअली है क्या। तो सोचिए आप एक स्कूल के क्लासरूम में हैं और हर स्टूडेंट के मार्क्स आप चेक कर रहे हैं। हर स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग हैं, किसी के 90 हैं, किसी के 70 हैं, किसी के 50 हैं। तो मतलब मार्क्स एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है, ये हम सब जानते हैं। तो जब कोई भी चीज़ अलग अलग वैल्यूज़ ले सकती है तो उससे हम वेरिएबल कहते हैं, यानी कि जो वेरी करे वो होता है वेरिएबल। अब अगर हम सिर्फ मार्क्स को देखें तो हमें स्टूडेंट की पूरी परफॉर्मेंस का आइडिया नहीं मिलता है। जैसे कि एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छा जो है उसका अटेंडेंस है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हर चीज़ में स्कूल के, तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्क्स से ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम मार्क्स के साथ अटेंडेंस और क्लास पार्टिसिपेशन को भी इंक्लूड करते हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि उसकी अटेंडेंस हो गई, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया, उसके मार्क्स हो गए, इन तीनों चीज़ों को मिला के हम उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रक्ट। यानी कई चीज़ें मिलके हम एक चीज़ें बना रहे हैं और उसको देख रहे हैं। यानी एक कंस्ट्रक्ट तब बनता है जब हम अलग अलग वेरिएबल्स को मिलाकर एक नई कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो हम बोलते हैं उसको कॉन्स्ट्रक्ट। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका, कि वेरिएबल वो चीज़ है जो अलग अलग वैल्यूज़ ले सकती है, जैसे मार्क्स, अटेंडेंस या फिर पार्टिसिपेशन। और कंस्ट्रक्ट क्या है, जब मल्टीपल वेरिएबल्स को मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंस या मोटिवेशन, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रक्ट। और जब हम कॉन्स्ट्रक्ट की बात करते हैं वो हमेशा एक थ्योरी के हिस्से होते हैं और उन्हें मेजर करने के लिए हमें स्पेशल टूल्स या मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो जब हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉन्स्ट्रक्ट्स और हाइपोथेसिस। कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब है ऐसे आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स जो सब्जेक्टिव होते हैं, यानी हर इंसान का उनका अलग अलग मतलब हो सकता है, इसलिए इन्हें डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट को ऐसे डिफाइन करना पड़ता है जो क्लियरली मेजर किया जा सके। इससे रिसर्च में कंफ्यूजन कम होता है और क्लैरिटी मिलती है। तो इस यूनिट में हम क्या क्या कवर करेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स, और कंस्ट्रक्ट ये क्या होते हैं, कैसे मेजर किए जाते हैं और इनके टाइप्स। ये सब हम इस यूनिट में समझेंगे जिससे आपको रिसर्च की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो अब चलते हैं हम लोग आगे और धीरे धीरे एक एक करके इनको हम समझते हैं। तो क्या करते हैं, पहले एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सोचिए आपके पास एक डाइस है। डाइस यानी आपने लूडो कभी खेला होगा, तो उसमें डाइस होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। जब आप उसे रोल करते हैं तो जो नंबर आता है वो 1 से 6 के बीच में हो सकता है, ये हम सबको पता है। हर बार नंबर अलग होता है, इसलिए इसे हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि बार बार वो वेरी कर रहा है, क्योंकि ये चेंज होता है। अब एक और चीज़ समझिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि भूख या मोटिवेशन, इसको डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल होता है। कैसे आप मेजर करेंगे किसी को कितनी भूख लगी है, कोई कितना मोटिवेटेड है, इसको मेजर करना मुश्किल होता है क्योंकि ये फिजिकल चीज़ें नहीं है, बस एक आइडिया है। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर आपने 6 घंटे से कुछ नहीं खाया तो आपके लिए भूख को मेजर करने का तरीका क्या हो सकता है, वो टाइम जो आपने कुछ नहीं खाया, तो उससे हम मेजर कर सकते हैं आपकी भूख को। तो इस तरह वेरिएबल्स का काम ये होता है कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को मेजरेबल बना देते हैं। तो रिसर्च में जो वेरिएबल्स हैं इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
क्योंकि ये हमें थ्योरीज को रियल वर्ल्ड के डेटा के साथ कनेक्ट करने का तरीका देते हैं। अब देखते हैं कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सोचिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल के लैब में साइंस का कोई प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं ना, उस तरीके से आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट जो हैं वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ये चीज़ें ही वेरिएबल कहलाती हैं। चलिए इनके टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला टाइप है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल्स, यानी कि इसको SOR मॉडल भी कहते हैं। तो सोचिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल के साइंस के प्रोजेक्ट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, उसी को लेकर चलते हैं। आप एक बिल्ली के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बिल्ली यानी कैट। अब इस एक्सपेरिमेंट में तीन चीज़ें होती हैं, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स। कैसे कैसे? तो स्टिमुलस वेरिएबल इसमें क्या होगा, ये कोई चीज़ होती है जो रिएक्शन स्टार्ट करती है। मतलब जब आप बिल्ली के सामने कुछ करते हो तो उसका रिएक्शन आता है, तो उसको बोलेंगे स्टिमुलस वेरिएबल। जैसे कि मान लीजिए आप बिल्ली के सामने एक थ्रेड यानी कि धागा जो है वो हिलाते हो, तो ये स्टिमुलस है, धागा जो है स्टिमुलस हो गया। और बिल्ली जो है उस थ्रेड को देखकर रिएक्ट करती है, जैसे उसके पीछे भागती है, मान लीजिए उस थ्रेड के पीछे, तो वो धागा क्या हो गया, वो थ्रेड क्या हो गया, स्टिमुलस, जो बिल्ली को रिएक्ट करवा रहा है। दूसरा होता है ऑर्गेनिज्म वेरिएबल, यानी कि ओ। ये वो चीज़ होती है जो इंसान या जानवर के अंदर होती है और जो उसके रिस्पॉन्स को अफेक्ट करती है। मतलब अगर बिल्ली थक चुकी हो तो शायद वो रिएक्शन नहीं करेगी। जैसे कि अगर बिल्ली पूरे दिन बहुत खेलती रही और थक गई हो, तो हो सकता है वो थ्रेड के पीछे भागने के लिए उतनी इंटरेस्टेड ना हो। तो ये हो गया ऑर्गेनिज्म वेरिएबल, वो इंसान या जानवर, वो खुद, तो वो हो गया ऑर्गेनिज्म। तीसरा है रिस्पॉन्स वेरिएबल, SOR में तीसरा है आर से रिस्पॉन्स वेरिएबल। आर, ये वो एक्शन होता है जो स्टिमुलस यानी कि एक्सटर्नल चीज के बाद आता है, यानी कि जब बिल्ली को स्टिमुलस मिला तो उसका रिस्पॉन्स होता है, तो वो रिस्पॉन्स जो है वो है आर यानी रिस्पॉन्स वेरिएबल। जैसे कि बिल्ली थ्रेड के पीछे भागती है, तो ये बिल्ली का क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो ये है SOR, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स वेरिएबल। अब जो है एक और एग्जांपल लेते हैं और एक चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो स्टिमुलस वेरिएबल क्या होगा, एक साउंड या लाइट जिसको आप चूहे के सामने रखते हो, एक साउंड रखते हो या एक लाइट रखते हो चूहे के सामने। तो ऑर्गेनिज्म वेरिएबल क्या हो गया इसमें, चूहा कितना अलर्ट है, मतलब वो कितनी एक्टिवली काम कर रहा है, ये हो गया ऑर्गेनिज्म वेरिएबल। फिर आता है रिस्पॉन्स वेरिएबल, चूहा उस साउंड या लाइट को देख के एक बॉक्स के अंदर चला जाता है, ये हो गया उसका रिस्पॉन्स। तो दो एग्जाम्पल से हमने समझा SOR यानी स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स वेरिएबल को। तो ये एक टाइप ऑफ वेरिएबल है। दूसरा टाइप होता है वेरिएबल का इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अब ये समझते हैं। अब सोचिए आप देख रहे हो कि पढ़ाई करने का टाइम एग्जाम के मार्क्स पे कैसे इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, ये वो चीज होती है जो आप कंट्रोल करते हो। मतलब आप डिसाइड करते हो कि स्टूडेंट्स को कितना पढ़ाई करना है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आप डिसाइड करते हो कि कोई दो स्टूडेंट्स 2 घंटे पढ़ाई करेगा या 4 घंटे, ये आपका इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया कि जैसे कि आप डिसाइड करते हैं कि कोई स्टूडेंट्स 2 घंटे पढ़ाई करेंगे या 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, ये वो चीज़ होती है जो मेजर करते हो आप, मतलब जो रिजल्ट आपको मिलता है, जैसे कि एग्जाम के मार्क्स, ये आप मेजर करते हो कि कितना अच्छा परफॉर्म किया स्टूडेंट ने। तो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, उसकी पढ़ाई पे। तो इसलिए स्टूडेंट के मार्क्स हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल, और किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, उसकी पढ़ाई पे, कितने घंटे वो पढ़ाई करता है, तो वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप देख रहे हो कि स्पाइसी खाना खाने से लोगों का डाइजेशन कैसा होता है, ठीक है। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, स्पाइसी खाना या फिर नॉर्मल खाना, ये आप डिसाइड करते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, लोगों का डाइजेशन, यानी लोगों का डाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पाइसी खाने पे या नॉर्मल खाने पे, कैसा आप खाना खाते हो उस पे आपका डाइजेशन डिपेंड कर रहा है। तो डाइजेशन क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल।
और खाना हो गया स्पाइसी या नॉर्मल खाना हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये मेजर करते होगा आप कि लोग कैसे फील करते हैं, अच्छा या अनकंफर्टेबल। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग आगे चल के और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझना आपके लिए काफ़ी होगा। तीसरा टाइप होता है एक्सट्रेनियस एंड कन्फाउंडेड वेरिएबल्स। अब सोचिए आप एक स्टडी कर रहे हो कि म्यूजिक सुनते वक्त लोग काम कितनी जल्दी करते हैं, पर अगर रूम का टेम्परेचर बहुत गर्म या ठंडा हो तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर काम को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल इसमें क्या होगा, ये वो चीज़ें होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं करते लेकिन जो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर रूम का टेम्परेचर गर्म हो या ठंडा हो तो ये आपके एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर सकता है, पर आप इसे कंट्रोल नहीं करते हो। कंफाउंडेड वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो मेन वेरिएबल के साथ मिक्स हो जाती हैं और आपको पता नहीं चलता कि आपके रिजल्ट का रीज़न क्या था। जैसे अगर आप म्यूज़िक सुनते हो और रूम का टेम्परेचर भी बदल रहा हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि काम जल्दी होने का रीज़न क्या था, म्यूज़िक या टेम्परेचर। तो ये हो गए कन्फाउंडेड वेरिएबल, यानी कि वो चीज़ें होती हैं जो मेन वेरिएबल के साथ मिक्स हो जाती हैं। क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है इनको, एक्सट्रेनियस और कन्फाउंडेड वेरिएबल्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका रिजल्ट किस वजह से आ रहा है। तो सोचिए आप एक रेसिपी को जो है टेस्ट करते हो मान लो, पर अगर आपका ओवन का टेम्परेचर हर बार चेंज हो रहा है तो आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि रेसिपी कैसी है। इसलिए एक्सपेरिमेंट में एक्सट्रेनियस यानी एक्स्ट्रा और कन्फाउंडेड वेरिएबल्स को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है ताकि आपको एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट मिले। अगर आप कोई चीज़ टेस्ट करते हो तो आपको हर फैक्टर को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि जो रिजल्ट आए वो सच में उस चीज़ की वजह से हो, ना कि किसी और चीज़ की वजह से। अब चलिए क्या करते हैं, एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है सब कुछ हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये डायग्राम एक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है जिसमें अलग अलग वेरिएबल्स एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ स्मोकिंग और कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्मोकिंग जो है एज्यूम्ड कॉज स्मोकिंग। तो ये वो चीज़ है जिसे आप चेंज करते हो या आप देखते हो कि उसका क्या इफेक्ट होता है, यहाँ स्मोकिंग को कॉज माना जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि कोई इंसान है वो कितनी सिगरेट स्मोक करता है, अगर कोई बंदा ज़्यादा सिगरेट स्मोक करेगा तो उसका हेल्थ पे इफेक्ट होगा। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज कर सकते हो आप। डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं होता, उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो कितना सिगरेट पीते हैं, 1 2 4 10, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस पे क्या डिपेंड करेगा, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, हार्ट डिजीज, ये हो गया इफेक्ट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कॉज जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है इफेक्ट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, ये वो चीज़ है जो आप मेजर करते हो यानी जो रिजल्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पे हार्ट डिजीज को इफेक्ट माना गया है, मतलब स्मोकिंग से हार्ट को कितना डैमेज होता है। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि जितना ज़्यादा कोई स्मोक करेगा उसकी हार्ट डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि आप इसे मेजर कर रहे हो। ठीक। अब इसमें जो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल कैसे आएगा बीच में। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमने जैसे बात की थी, ये वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो स्मोकिंग और हार्ट डिजीज यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को कंफ्यूज कर सकती हैं। अगर इन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो रिजल्ट जो है एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, तो किसी भी इंसान के एज का असर हो सकता है हार्ट डिजीज पे। ज़्यादा एज के लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और अगर कम एज है तो चांसेस कम भी हो सकते हैं। यानी एज जो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, तो ये जो है अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट को। दूसरा एक्सट्रेनियस वेरिएबल है स्मोकिंग का एक्सटेंट यानी अमाउंट ऑफ स्मोकिंग। अगर कोई इंसान 1 सिगरेट स्मोक करता है या 20 सिगरेट तो उसका इफेक्ट अलग अलग होगा, ये हो गया एक्सट्रेनियस वेरिएबल। फिर होता है स्मोकिंग का ड्यूरेशन, कितनी देर वो स्मोक करता है। अगर कोई 10 साल से स्मोक कर रहा है तो उसका इफेक्ट उससे कम टाइम तक स्मोक करने वाले इंसान से अलग होगा। अगला एक्सट्रेनियस वेरिएबल है डेली एक्सरसाइज, यानी अगर कोई इंसान एक्सरसाइज करता है तो शायद उसके हार्ट को कम डैमेज हो।
तो इस पूरे एग्जाम्पल को अगर सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं फिर से एक बार। तो सोचो आपने एक स्टडी की कि स्मोकिंग का हार्ट डिजीज पे क्या इफेक्ट होता है। अगर आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल को इग्नोर करोगे, जैसे कि एज हो गया, एक्सरसाइज हैबिट्स हो गई, तो आपके रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे स्मोकिंग को कॉज यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है और हार्ट डिजीज को इफेक्ट यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है। और एज, एक्सरसाइज, स्मोकिंग का अमाउंट जैसी चीज़ें एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं यहाँ पे, जो रिलेशनशिप को कंफ्यूज कर सकती हैं, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को कंफ्यूज कर सकती हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके आप पूछ लेना और डिटेल में इसको समझा देंगे। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या होता है। तो एक्टिव वेरिएबल क्या मतलब होता है इसका। एक्टिव वेरिएबल होता है वो वेरिएबल जिनको रिसर्चर खुद कंट्रोल या मैनिपुलेट करते हैं, यानी इन्हें रिसर्चर जो है अपने एक्सपेरिमेंट में चेंज कर सकता है। जैसे कि टीचिंग मेथड्स, अगर टीचर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं जैसे लेक्चर या डिस्कशन, तो ये एक्टिव वेरिएबल है क्योंकि ये अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा हो गया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अगर किसी को अच्छे काम पे रिवॉर्ड दिया जाए या गलत काम पे पनिशमेंट दिया जाए तो ये भी एक्टिव वेरिएबल है, क्योंकि इसको भी आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट या चेंज या कंट्रोल कर रहे हैं। फिर एग्जाम्पल इसका हो सकता है एंग्जाइटी, तो अगर रिसर्चर किसी को इंस्ट्रक्शन देके टेंशन या एंग्जाइटी क्रिएट करता है तो वो भी एक्टिव वेरिएबल बन सकता है। एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या होता है। एट्रीब्यूट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बस मेजर किए जाते हैं ना कि चेंज किए जाते हैं। तो एक्टिव वेरिएबल था जो मैनिपुलेट या चेंज हो सके। एट्रीब्यूट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ मेजर कर सकता है। जैसे कि इंटेलिजेंस, तो आप किसी की इंटेलिजेंस को बदल नहीं सकते, बस उसको मेजर कर सकते हो आप। तो ये हो गया एट्रीब्यूट वेरिएबल। जेंडर या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी हो गया एट्रीब्यूट वेरिएबल, क्योंकि आप किसी का जेंडर या फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते, बस देख सकते हो या फिर उसको मेजर कर सकते हो। इसके अलावा नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स और भी एरियाज के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोडक्टिविटी का लेवल। अगला टाइप है क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो क्वांटिटेटिव, जब भी क्वांटिटेटिव आप सुने तो आप समझ लेना नंबर्स की बात हो रही है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल का क्या मतलब है, ये वो वेरिएबल्स हैं जो नंबर्स में मेजर होते हैं और किसी चीज़ का अमाउंट दिखाते हैं। जैसे कि स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, यानी किसी का रिएक्शन का टाइम सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में। साउंड की इंटेंसिटी जैसे दिखा सकते हैं कि आवाज़ कितनी तेज़ आ रहा है। इंटेलिजेंस दिखा सकते हैं किसी का आईक्यू स्कोर क्या है। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनका ऑर्डर होता है, जैसे ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा, यानी कि ये एक ऑर्डर में होते हैं। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो अमाउंट नहीं बल्कि टाइप दिखाते हैं। जब क्वांटिटी की बात करें यानी क्वांटिटेटिव की बात करते हैं वहाँ हम अमाउंट देखते हैं। कैटेगोरिकल की जब हम बात करते हैं वहाँ पे हम अमाउंट नहीं टाइप देखते हैं। जैसे कि जेंडर, तो जेंडर में टाइप हो गया ना मेल या फीमेल। रिलीजन हो गया जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एक्सेट्रा। रेस हो गया एशियन, यूरोपियन, अफ्रीकन। तो ये टाइप दिखाते हैं। तो कितने तरह के कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल, ये सिर्फ एक वैल्यू होती है कांस्टेंट वेरिएबल में। तो जैसे कि टैक्सी एक स्पेसिफिक टाइप की गाड़ी है। ट्री, पेड़ जो है एक पर्टिकुलर टाइप का पेड़, तो ये हो गया कांस्टेंट वेरिएबल, सिर्फ एक वैल्यू होती है जिनकी। दूसरा होता है कैटेगोरिकल वेरिएबल में डाइकोटोमस वेरिएबल, यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि येस, नो, गुड, बैड। तीसरा होता है पॉलीटोमस वेरिएबल्स, यहाँ दो से ज़्यादा कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो ये हो गए पॉलीटोमस वेरिएबल जो कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का ही पार्ट है। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में हमने देखा कि इसमें कांस्टेंट वेरिएबल जिसमें एक ही वैल्यू होती है, उसके बाद डाइकोटोमस वेरिएबल जिसमें दो वैल्यूज होती हैं, और पॉलीटोमस वेरिएबल जिसमें दो से ज़्यादा कैटेगरीज हो सकती हैं। अब इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का क्या मतलब है, ये वो वेरिएबल होते हैं जो बहुत प्रिसाइज मेजर हो सकते हैं और इनके बीच कोई गैप नहीं होता। जैसे कि एज,
आप ईयर्स, मंथ्स, डेज तक इतना तक मेजर कर सकते हो। तो बहुत प्रिसाइजली आप इसको मेजर कर सकते हो। तो एज जो है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। हाइट जो है वो भी हो गया कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर तक आप उसको मेजर कर सकते हो। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, ये वेरिएबल काउंटेबल होते हैं और इनके बीच गैप होता है, जैसे कि फैमिली मेंबर्स। तो एक घर में कितने लोग हैं ये काउंटेबल है, तो ये हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स जो हैं वो हो गई डिस्क्रीट वेरिएबल, तो कितनी बुक्स हैं आप ये काउंट कर सकते हैं। किसी ग्रुप में कितने मेल हैं, फीमेल हैं, ये भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गए सारे डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये वेरिएबल काउंटेबल होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल, और इनके बीच में गैप होता है। तो ये सारे जो कैटेगराइजेशन है वो रिसर्च को सिंपल बनाते हैं और प्रिसाइज बनाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछते रहिए, तो मैं आपको इजीली और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट वर्सेस कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है और कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट है वो बेसिक आइडिया जो हम अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस, चीज़ों और इवेंट्स से डिराइव करते हैं। ये रियल भी हो सकते हैं या फिर हमारे इमेजिनेशन से भी आए हुए हो सकते हैं। जैसे कि अचीवमेंट एक कॉन्सेप्ट है, जैसे रीडिंग करना, मैथ सॉल्व करना या ड्राइंग करना, ये सब कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर में जैसे इंटेलिजेंस है, एग्रेसिवनेस है, ऑनेस्टी है, ये सब इंसानी बिहेवियर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसके बारे में बताते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या होता है। कंस्ट्रक्ट एक स्पेशलाइज्ड और रिफाइंड कॉन्सेप्ट होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में फिट होता है और मेजर किया जा सकता है। तो कंस्ट्रक्ट जो है मेजरेबल होता है और एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में फिट भी होता है। तो अगर एक ही एग्जांपल से हमें समझना हो कि कॉन्सेप्ट और कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, तो हम इंटेलिजेंस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर हम इंटेलिजेंस को देखें कॉन्सेप्ट के लेवल पर, तो ये ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। कॉन्सेप्ट के लेवल पर इंटेलिजेंस जो है हम ये बोलेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। लेकिन कंस्ट्रक्ट के लेवल पर हम क्या बोलेंगे कि ये सिस्टमेटिकली डिफाइन किया जाता है, थ्योरीज में इंटीग्रेट होता है और मेजर करने के मेथड्स इसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ढेर सारे इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट्स। कॉन्स्ट्रक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, यानी कंस्ट्रक्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर फिट होते हैं और दूसरे कॉन्स्ट्रक्ट के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल देखें, तो कोई भी स्टिमुलस या इवेंट जो किसी डिजायर्ड रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, कोई भी स्टिमुलस या इवेंट जो किसी डिजायर्ड रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, इसे हम मेजर कर सकते हैं कि किस स्टिमुलस ने किस रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया। तो ये है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कंस्ट्रक्ट। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट्स। कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं कॉन्स्ट्रक्ट के, यानी कि कहाँ कहाँ ये काम आता है। तो कंस्ट्रक्ट जो है रिसर्चर को एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना जैसे लर्निंग, मोटिवेशन, इनको सिस्टमेटिकली स्टडी करने में मदद करते हैं। ये थ्योरीज के अंदर इंटीग्रेट होते हैं और मेजर किए जाते हैं यूजिंग डिफाइंड मेथड्स, जैसे कि टेस्ट हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गए, तो इनकी मदद से ये मेजर किए जाते हैं या डिफाइन किए जाते हैं। तो अगर अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसको एक समरी देखना चाहें तो कुछ ऐसा होगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक आइडियाज होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सिर्फ बेसिक आइडियाज होते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं रिफाइंड होते हैं, थ्योरीज के साथ लिंक किए जाते हैं और इनको मेजर किया जा सकता है। अब देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं। तो मैक कॉर्कडेल और मील ने 1948 में उनके अकॉर्डिंग क्या बोला था कि साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल साइंटिस्ट दो टाइप के कॉन्स्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। कौन कौन से, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या होता है, ये वो कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं जो दूसरे कॉन्स्ट्रक्ट को समराइज करते हैं, मतलब ये किसी सिचुएशन या बिहेवियर के बीच के कनेक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। और दूसरा कंस्ट्रक्ट होता है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। तो ये रियल और टेंजिबल चीज़ें होती हैं जो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, रियल या फिर टेंजिबल चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं जो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हैबिट, कोई आदत कितनी मजबूत है, जैसे कि सिगरेट पीने की आदत,
तो ये हो गया हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। किसी का नॉलेज कि वो कितना ज्ञान किसी के पास है ये मेजर किया जा सकता है, तो ये हो गया हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या हो गया? ये कंस्ट्रक्ट किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर दूसरे कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट क्या हो गया? ये वो चीज़ें होती हैं जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और मेजर कर सकते हैं, जैसे हैबिट, स्ट्रेंथ या फिर रिफ्लेक्सेस। तो रिसर्च और बिहेवियरल साइंस में किस तरीके से ये यूज़ होते हैं? तो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट से हम मेजरेबल इंसाइट्स ले सकते हैं जो प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में काम आती हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हमारी थ्योरीज को समराइज और इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझा जा सके। तो इस तरीके से दोनों टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट हमें रिसर्च और बिहेवियरल साइंस में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर कंस्ट्रक्ट एंड वेरिएबल्स इन रिसर्च। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं 2 बार आप इसको देख लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी और समझने में टॉपिक को आपको हेल्प मिलेगी। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इसके नोट्स चाहिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेरे से मांग सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।